क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसानी ठिकाना की कल्पना की है जहां घर तो हैं मगर कोई सांस नहीं, दरवाजे खुले हैं मगर कोई लौट कर आता नहीं, सड़कें हैं मगर उन पर न तो कोई कदमों की आहट है न ही किसी इंजन की गूंज। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी वीरानियों की ओर जिन्हें इंसानों ने बसाया था मगर किसी अनजाने डर, रहस्यमय आपदा या अकट त्रासदी के कारण हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इन जगहों पर समय थम चुका है। दीवारों पर जमी धूल, दरवाजों के पीछे की सड़न और खिड़कियों से झांकती खामोशी हर कोने से एक रहस्य फुफकारता है। कुछ स्थान रेडिएशन की विभीषिका में जल उठे, कुछ को प्रकृति ने निगल लिया, तो कुछ ऐसे हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो शहर हैं जहां कभी बच्चे हंसते थे, बाजारों में रौनक थी और लोगों के सपने बसते थे, मगर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो चीखता नहीं बल्कि धीरे से आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इन शहरों की सड़कों पर अब कोई नहीं चलता। मंदिर, चर्च या कारखाने सब वैसा ही खड़े हैं जैसे किसी पल में समय रुक गया हो। न जाने क्या हुआ कि पूरा का पूरा नगर पल भर में खामोश हो गया। इन वीरानों के रहस्य केवल ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि उन अनकहे आखिरी पलों में छुपे हैं जिन्हें कोई कभी बयां नहीं कर सका। आज का यह सफर सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। एक ऐसी खोज जो आपको उन अंधेरे गलियारों तक ले जाएगी जहां सभ्यता तो पहुंची थी मगर अब सिर्फ छाया रह गई है। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर YouTube चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10। एक ऐसी जगह जहां हवाओं में सिसकियां हैं, भवन तो हैं परंतु उनमें कोई प्राणी नहीं है, जहां बर्फ की चादरें इतिहास के निशान ढंक चुकी हैं और समय मानो शून्य में स्थिर हो गया है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अंटार्कटिका के समीप बसा है एक वीरान ठिकाना, ग्रिटविकेन। यह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक ऐसी भूली बिसरी बस्ती है जो एक समय जीवन से लबरेज थी और आज अपने ही खंडहरों में गुमशुदा है। सन 1904 जब नॉर्वे के साहसी अन्वेषक कार्ल एंटन लार्सन ने दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर इस बस्ती की नींव रखी। उद्देश्य था व्हेलों का शिकार और उनका तेल निकालना। धीरे धीरे यहां सैकड़ों लोग बसने लगे। मशीनें गरजती थीं, चिमनियां धुआं उगलती थीं और ठंड के बीच भी जीवन धड़कता था। परंतु इस चहल पहल की उम्र छोटी थी। 1966 आते आते व्हेलिंग उद्योग चरमरा गया। व्हेलों की संख्या घटने लगी और आर्थिक तंत्र ढह गया। फिर जो हुआ वह किसी सस्पेंस कथा से कम नहीं। एक दिन सब कुछ बंद हो गया। लोग लौट गए, मशीनें थम गईं और ग्रिटविकेन अपने इतिहास और सन्नाटे के साथ अकेला छूट गया। आज यहां बची हैं जंग लगी नावें, उजड़ी हुई फैक्ट्रियां और एक नॉर्वेजियन चर्च जो अब भी खड़ा है मानो समय का प्रहरी हो। इसी श्मशानी शांति के बीच स्थित है सर अर्नेस्ट शैकलटन की समाधि, अंटार्कटिक अन्वेषण का महानायक, जिसकी आत्मा मानो आज भी इन बर्फीली घाटियों में भटक रही हो। वर्तमान में ग्रिटविकेन एक संग्रहालय है, साउथ जॉर्जिया संग्रहालय, जहां गिने चुने पर्यटक गर्मियों में आते हैं इतिहास को संजोने। मगर सर्दियों में यहां न कोई आता है न कोई जाता है। बर्फ गिरती है, दरारें बोलती हैं और सन्नाटे में कुछ अनकहा सरसराता है। ग्रिटविकेन केवल एक वीरान बस्ती नहीं, यह समय की कब्रगाह है। एक ऐसा सजीव दस्तावेज जहां कदमों की गूंज तक आपको अपने होने पर सवाल करने पर मजबूर कर दे। नंबर 9। क्या आपने कभी किसी ऐसे नगर की कल्पना की है जहां हवा में सांस लेना भी मौत को आमंत्रण देना हो, जहां धरती के नीचे छुपा एक खतरनाक रहस्य हजारों जिंदगियों को निगल चुका हो? इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं विट्टेनूम की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में स्थित एक ऐसा नगर जो कभी नीले एस्बेस्टस की खदानों के लिए प्रसिद्ध था और अब एक घोस्ट टाउन बन चुका है। 1930 के दशक में विट्टेनूम में नीले एस्बेस्टस की खदानों की खोज हुई। 1943 में कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी ने यहां खनन कार्य शुरू किया। यह खनिज अपनी अग्निरोधक और इंसुलेशन गुणों के कारण विश्व भर में मांग में था। 1950 के दशक तक यह नगर 20,000 निवासियों का घर बन चुका था।
लेकिन इस समृद्धि के पीछे छुपा था एक घातक रहस्य, एस्बेस्टस के रेशे। हवा में उड़ते ये सूक्ष्म कण लोगों के फेफड़ों में जाकर मेसोथेलियोमा जैसे जानलेवा रोगों का कारण बने। अनुमान है कि विट्टेनूम से जुड़े 2000 से अधिक लोग एस्बेस्टस संबंधित बीमारियों से मारे गए। 1966 में खदानें बंद कर दी गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2007 में विट्टेनूम को आधिकारिक रूप से मानचित्रों से हटा दिया गया। 2022 में विट्टेनूम क्लोजर बिल पारित हुआ, जिसके तहत शेष संरचनाओं को ध्वस्त करने और क्षेत्र को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। आज विट्टेनूम को ऑस्ट्रेलिया का चेरनोबिल कहा जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा प्रदूषित क्षेत्र है, जो 46,000 हेक्टेयर में फैला है। सरकार ने यहां यात्रा करने से सख्त मना किया है, क्योंकि यहां की हवा में सांस लेना भी जानलेवा हो सकता है। विट्टेनूम एक चेतावनी है। जब मानव लालच और लापरवाही प्रकृति और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह नगर अब एक भूतपूर्व नगर है, जहां केवल सन्नाटा है और हवा में मौत की गंध। नंबर 8। दुनिया के सबसे शुष्क रेगिस्तान में, जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं होती, वहां कभी एक ऐसा नगर बसा था जो सफेद सोने की चमक से जगमगाता था। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित हैं हम्बरस्टोन और सांता लौरा साल्टपीटर वर्क्स, दो ऐसे स्थान जो कभी नाइट्रेट उद्योग के केंद्र थे और आज वीरान खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अटाकामा रेगिस्तान में पाए गए सोडियम नाइट्रेट के विशाल भंडार ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। 1872 में जेम्स थॉमस हम्बरस्टोन ने पेरू नाइट्रेट कंपनी की स्थापना की, जिससे ला पाल्मा वर्क्स का जन्म हुआ, जिसे बाद में हम्बरस्टोन के नाम से जाना गया। इसी वर्ष गिलर्मो वेंडेल नाइट्रेट एक्सट्रैक्शन कंपनी ने सांता लौरा वर्क्स की स्थापना की। इन नगरों में चिली, पेरू और बोलिविया से आए हजारों श्रमिकों ने काम किया, जिन्होंने पाम्पिनोस नामक एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण किया। यह समुदाय अपनी भाषा, रचनात्मकता और सामाजिक एकता के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी के मध्य में सिंथेटिक नाइट्रेट के विकास और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण यह उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1960 के दशक तक ये नगर पूरी तरह से वीरान हो गए। 2005 में हम्बरस्टोन और सांता लौरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हालांकि संरचनाओं की नाजुकता के कारण इन्हें उसी वर्ष खतरे में पड़ी विश्व धरोहर सूची में भी डाला गया, लेकिन संरक्षण प्रयासों के चलते 2019 में इसे उस सूची से हटा दिया गया। आज ये स्थल पर्यटकों के लिए खुले हैं, जहां वे पुराने थिएटर, स्कूल और औद्योगिक मशीनरी को देख सकते हैं, जो एक समय की समृद्धि की गवाही देते हैं। आज हम्बरस्टोन और सांता लौरा के खंडहर इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं, जो मानव महत्वाकांक्षा, श्रम और सामाजिक संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं। नंबर 7। जहां कभी जीवन की चहल पहल थी और आज केवल खंडहरों की खामोशी है, जहां दीवारें गवाही देती हैं उन कहानियों की जो समय के साथ मिट गईं। इस पॉइंट पर हम बात करेंगे अगदम की। अजरबैजान के कराबाख क्षेत्र में स्थित एक ऐसा नगर जो कभी सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र था और अब एक वीरान भूतिया नगर में तब्दील हो चुका है। 18वीं सदी में स्थापित अगदम 1828 में आधिकारिक रूप से नगर का दर्जा प्राप्त किया। सोवियत युग में यह नगर मक्खन, शराब, ब्रांडी, मशीनरी और रेशम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। यहां एक हवाई अड्डा और 2 रेलवे स्टेशन भी थे। 1989 तक अगदम की आबादी 28,000 से अधिक थी। 1993 में पहले नागोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान अगदम को आर्मेनियाई बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान नगर को लूटा गया, जलाया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। स्थानीय मस्जिद, जो अब भी खड़ी है, को भी अपवित्र किया गया और इसे मवेशियों के लिए अस्तबल के रूप में उपयोग किया गया। 2020 में संघर्ष विराम समझौते के तहत अगदम और इसके आसपास के क्षेत्र अजरबैजान के नियंत्रण में वापस आ गए। 2021 तक
नगर को बारूदी सुरंगों से मुक्त कर दिया गया है और 2022 में इसे अजरबैजानी पर्यटकों के लिए खोला गया। अगदम, जो हमें याद दिलाता है कि युद्ध और संघर्ष मानवता को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। यह नगर आज भी खंडहरों में छिपी कहानियों को सुनाने के लिए तैयार है, बस जरूरत है उन्हें सुनने वाले कानों की। नंबर 6। सियरा नेवादा की बर्फीली पहाड़ियों में एक नगर आज भी खड़ा है, निःशब्द, निष्कंप, परंतु समय की कहानियां कहता हुआ। यह है बॉडी, कैलिफोर्निया का एक प्राचीन नगर जो कभी सोने की चमक से जगमगाता था और अब एक भूतिया नगर में परिवर्तित हो चुका है। 1859 में विलियम एस बॉडी ने इस क्षेत्र में सोने की खोज की, जिससे एक समृद्ध नगर की नींव रखी गई। 1876 में एक समृद्ध सोने की नस की खोज के बाद बॉडी एक उन्नत नगर बन गया, जहां 8000 से अधिक लोग बस गए। यहां 65 से अधिक शराबखाने, बैंक, अखबार और एक रेल मार्ग था। बॉडी का मुख्य मार्ग 1 मील लंबा था, जहां रोजाना गोलीबारी, डकैती और झगड़े आम बात थे। यह नगर इतना कुख्यात था कि बॉडी का बुरा आदमी एक प्रसिद्ध कहावत बन गई थी। 1881 में बॉडी की खदानों ने $3.1 मिलियन मूल्य का सोना निकाला। 1892 में स्टैंडर्ड कंपनी ने 13 मील दूर डायनामो पॉन्ड में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया, जो 3530 वोल्ट की विद्युतता उत्पन्न करता था। हालांकि 1880 के दशक के अंत में अन्य राज्यों में सोने की खोज ने लोगों को आकर्षित किया और बॉडी की जनसंख्या घटने लगी। 1942 में अंतिम खदान बंद हो गई और मिथक में बॉडी एक भूतिया नगर बन गया। उसके बाद 1962 में बॉडी को एक राज्य ऐतिहासिक पार्क घोषित किया गया। आज यह अवरोधित क्षय की स्थिति में संरक्षित है, जहां भवनों को उनके अंतिम अवस्था में संरक्षित किया गया है। बॉडी में अब भी 170 से अधिक भवन खड़े हैं, जिनमें स्कूल, चर्च और सैलून शामिल हैं। हर वर्ष लगभग 2 लाख पर्यटक इस नगर को देखने आते हैं, जो एक समय की समृद्धि और पतन की कहानी कहता है। बॉडी केवल एक नगर नहीं है, यह एक समय की गाथा है, सपनों की, संघर्षों की और समय की। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक समृद्धि से भरा नगर समय के साथ वीरान हो सकता है। नंबर 5। फ्रांस के हाउतेवियन क्षेत्र में स्थित एक शांतिपूर्ण गांव ओराडोर सुर ग्लेन आज भी समय के उस भयानक क्षण को संजोए हुए है जब मानवता ने अपनी सबसे काली रात देखी थी। 10 जून 1944 को नाजी जर्मनी की वेफेन एसएस की एक टुकड़ी ने ओराडोर सुर ग्लेन गांव पर हमला किया। इस हमले में 643 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह नरसंहार फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में किया गया था। युद्ध के बाद फ्रांसीसी सरकार ने निर्णय लिया कि ओराडोर सुर ग्लेन को उसकी मूल स्थिति में ही संरक्षित रखा जाएगा, ताकि यह स्थान युद्ध की विभीषिका की स्थायी स्मृति बना रहे। आज यह गांव एक जीवित स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां जले हुए घर, टूटी गाड़ियां, साइकिलें और राख में बदल चुके जीवन के चिन्ह समय के उस भयावह क्षण की गवाही देते हैं। यहां दीवारों पर समय नहीं लिखा गया, बल्कि जले हुए ईंट पत्थरों में चीखें कैद हैं। ओराडोर सुर ग्लेन अब किसी नक्शे का नाम नहीं, यह एक चेतावनी है, एक गूंज है उन मासूम आवाजों की जो इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में हमेशा के लिए खो गईं। यह मानवता के इतिहास में एक अमिट दाग है, जो हमें याद दिलाता है कि युद्ध की विभीषिका कितनी भयावह हो सकती है और क्यों हमें शांति, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। इन नग्न दीवारों और पत्थरों के बीच छिपी इस दास्तान में यदि आपको कुछ महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ऐतिहासिक एंड रहस्यमयी वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 4। कभी ऊंचाइयों से नीचे गिरा पत्थर केवल आवाज करता है, लेकिन जब एक पूरा नगर चुपचाप ढहता है तो इतिहास सिहर उठता है। दक्षिणी इटली के बासिलिकाटा क्षेत्र की एक पहाड़ी पर बसा क्रैको, एक ऐसा नगर जो कभी सामरिक शक्ति और मध्ययुगीन वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण था। 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी तक यह नगरी एक संपन्न बस्ती रही,
जहां पत्थरों से बने घर, ऊंचे टावर, चर्च और सड़कों पर जीवन थिरकता था। लेकिन प्रकृति के इशारे कब बदल जाएं, भला कौन जानता है। 1963 में भूस्खलन ने इस पहाड़ी नगर की बुनियाद ही हिला दी। बेसमेंट से पानी का रिसाव और फिर भारी वर्षा ने पूरे इलाके को अस्थिर बना दिया। एक एक कर घरों की दीवारें दरकने लगीं। लोग डरे और अंततः अपनी विरासत को पीछे छोड़ गए। 1972 तक क्रैको पूरी तरह वीरान हो गया। यहां न कोई युद्ध हुआ, न कोई महामारी फैली, फिर भी ये नगर उजड़ गया। और तब से आज तक क्रैको एक मुर्दा नगरी की तरह चुपचाप अपनी शिलारूप संरचना के साथ समय को निहार रहा है। आज यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला है, परंतु केवल गाइडेड टूर के माध्यम से। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसकी भुतही छवि को बार बार इस्तेमाल किया गया है। क्रैको के हर कोने में रहस्य है। पत्थरों से टकराती हवा, ढह चुके घंटाघर की मौनता और वीरानी के बीच गूंजते हुए नाम, जो अब केवल स्मृति है। यहां समय ठहरा नहीं, बिखर गया है। क्रैको अब सिर्फ एक नगर नहीं, एक प्रतीक है कि कैसे उन्नति की ऊंचाइयां कभी कभी खुद अपने बोझ से ढह जाती हैं। इसीलिए जब अगली बार आप किसी चोटी पर पहुंचें तो नीचे देखने से पहले पीछे जरूर देखें। नंबर 3, ठंडी हवाओं से कहीं ज्यादा सर्द होती है वो चुप्पी जो किसी उजड़े नगर की गलियों में गूंजती है। रूस के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित कडिक्चन एक ऐसा नाम है जिसे अब केवल नक्शों की पुरानी परतों में खोजा जा सकता है। मगर कभी यहां जीवन की गर्मी थी, कोयले की तपिश थी और भविष्य की उम्मीदें भी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन शासन के अधीन सोवियत संघ ने इस नगर को एक कोयला खनन केंद्र के रूप में बसाया। यहां अधिकांश श्रमिक या तो सैनिक थे या फिर गुलाग कैदियों की श्रेणी से आए थे। ये जगह कोई सामान्य गांव नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक निर्माण था। 1970 और 80 के दशक में कडिक्चन अपने चरम पर था। स्कूल, अस्पताल, थिएटर, दुकानें और हजारों लोगों का बसेरा। लेकिन इस सब की नींव जिस कोयले पर टिकी थी, वही इसकी मौत की वजह बन गया। 1996 में एक भीषण विस्फोट ने एक खान को तबाह कर दिया, जिसमें कई जानें गईं। इसके बाद सोवियत संघ के पतन के साथ साथ कोयला खनन भी घाटे का सौदा बनने लगा। सरकार ने तय किया यह नगर अब उपयोगी नहीं रहा। लोगों को अन्य स्थानों पर पुनर्वासित किया गया। बिजली, पानी, सार्वजनिक सेवाएं सब काट दी गईं। जो बचे वो भी बर्फीले आतंक और वीरानी से डर कर निकल गए। आज कडिक्चन एक जमे हुए भूतनगर की तरह खड़ा है। इमारतें अब भी वैसी की वैसी हैं। खिड़कियों से झांकते पर्दे, मेज पर रखी किताबें और दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें, मानो वक्त अचानक रुक गया हो। आज यहां सर्द हवाओं में बसी मौन चीखें उस विस्फोट की गूंज को दोहराती हैं। कडिक्चन एक चेतावनी है कि जब मनुष्य प्रकृति से लड़ने लगता है तो कभी कभी वह खुद अपने बनाए नगर को ही श्मशान बना जाता है। नंबर 2, कभी समुद्र की लहरों से बातें करता था ये शहर। आज लहरें लौटती हैं, मगर यहां सुनने वाला कोई नहीं बचा। दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा साइप्रस अपने स्वर्णिम समुद्र तटों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसी जगह है जो आज भी इतिहास की सबसे गूंगी चीख बनकर खड़ी है, वरोशा। सन 1970 के दशक की बात है। वरोशा फामागुस्ता शहर का सबसे समृद्ध और चकाचौंध भरा हिस्सा था। विश्व के बड़े सितारे जैसे एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन यहाँ की रेत पर सैर किया करते थे। भव्य होटल, आलीशान बाजार और चमकदार जीवन शैली, वरोशा उस समय का यूरोपीय स्वर्ग था। लेकिन 1974 में सब कुछ एक झटके में बदल गया। तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया और वरोशा के नागरिकों को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सेना ने इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया। तब से अब तक करीब 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन वरोशा का एक भी नागरिक वापस नहीं लौटा। आज यह शहर सीधा समय से बाहर खड़ा है। सड़कों पर खड़ी कारें जंग खा चुकी हैं, होटल्स के झरोखे धूप में झुलस रहे हैं और समुद्र अब भी वहीं है, मगर उस पर न रेत के किले बनते हैं, न बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। हालांकि यहां घुसना वर्षों तक पूरी तरह प्रतिबंधित था, लेकिन 2017 में
वरोशा के कुछ हिस्सों में सीमित पहुंच की अनुमति दी गई थी, पर यह व्यापक सार्वजनिक उद्घाटन नहीं था। फिर 2020 में तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस ने वरोशा के कुछ हिस्सों को जनता के लिए खोला, लेकिन वो भी सीमित है और राजनीतिक विवादों से घिरा हुआ। यह केवल एक छोड़ा हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह उस भौगोलिक, राजनीतिक और मानवीय त्रासदी का स्मारक है जो कभी सत्ता के भूखे हाथों ने रचा था। और वरोशा हमें एक गुप्त संदेश देता है कि चाहे नगर कितना भी समृद्ध हो, अगर उसमें विश्वास, प्रेम और शांति न रहे तो वो स्वर्ग भी वीरान खबरगाह बन सकता है। वरोशा की वीरानी सिर्फ खंडहरों में नहीं, बल्कि उस भविष्य की लाश में दफन है जो कभी इस शहर ने बड़ी उम्मीदों से देखा था। नंबर 1, ये कोई दंतकथा नहीं है। ये एक ऐसा नगर है जिसे विज्ञान ने बसाया और त्रासदी ने निगल लिया। ये कहानी है प्रिपियात की, उस यूक्रेनी नगर की जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद समय के पन्नों में कैद हो गया। सन 1970 में सोवियत संघ ने इस नगर की स्थापना की थी। यह एक सुनियोजित, सुंदर और आधुनिक शहर था जिसे विशेष रूप से चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। लगभग 49,000 लोग यहां रहते थे। स्कूल, सिनेमाघर, पार्क, अस्पताल, सब कुछ था। जीवन यहां तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की वो रात केवल एक विस्फोट नहीं था, वह था एक युग का अंत। चेरनोबिल रिएक्टर नंबर 4 में हुआ भीषण परमाणु विस्फोट इतना जहरीला था कि उसकी रेडिएशन बादलों की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। पर सबसे पहला निशाना बना प्रिपियात। हालांकि विस्फोट के तुरंत बाद कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन 36 घंटे के भीतर नगर को खाली कराने का आदेश आया। लोग केवल कुछ कपड़ों और जरूरी सामान के साथ भागे। उन्हें नहीं मालूम था कि वे अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। आज प्रिपियात वीरान है। इमारतें झुक चुकी हैं, खिलौनों से भरे स्कूल, घड़ी की सुइयां वहीं थमी हैं जहां वो रेडिएशन ने रोकी थीं। मेले का विशाल फेरिस व्हील जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब एक डरावनी खामोशी में खड़ा है। आज यह क्षेत्र चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन कहलाता है, जहां आम प्रवेश प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ पर्यटक विशेष अनुमति लेकर इस भूतहा नगर को देखने जाते हैं। रेडिएशन का स्तर समय के साथ कम जरूर हुआ है, पर अब भी यहां जीवन असंभव है। प्रिपियात केवल एक छोड़ा हुआ शहर नहीं है, यह एक चेतावनी है। विज्ञान के असंतुलित प्रयोग और सत्ता की चुप्पी जब मिलती है, तब इतिहास में एक त्रासदी जन्म लेती है। अब सवाल यह है, क्या इंसान अपनी भूलों से कभी कुछ सीखेगा या इस पृथ्वी पर और भी प्रिपियात उगते रहेंगे? जिस दिन विज्ञान के साथ विवेक की भी पूजा होगी, उस दिन प्रिपियात जैसी त्रासदियां केवल किताबों में मिलेंगी, धरती पर नहीं। नमस्कार। फिलहाल इन्हीं सब जानकारियों के साथ अब वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बेहतर और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।